हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं संजीव वर्मा। आज हम लोग देखेंगे AITS 10 का सलूशन। ये टेस्ट नंबर 20 है और AITS 10 है। इसका जो सिलेबस है वो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम्स। शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है। जीरो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। अब जब वेलोसिटी जीरो दे दी गई है तो इसका मतलब के मैक्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो हो जाएगी। व्हेन इट इज एक्सपोज टू अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतने एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ जो लैम्डा है वो इतना दिया, वर्क फंक्शन पूछ रहे हैं। फॉर्मूला मालूम है हम लोग को, के मैक्स इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये तो जीरो ही दिया है। फोटोन की एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो 12400 बाई 6200। जीरो जीरो कट जाएगा। वर्क फंक्शन आपको पूछा गया कितना होगा, तो वर्क फंक्शन सीधे सीधे आ जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये फॉर्मूला लगाते हैं 1240/00 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम तो आंसर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो वर्क फंक्शन होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द फिगर इंडिकेट्स एनर्जी लेवल्स डायग्राम्स ऑफ एन। ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स दिखाए गए हैं। इसमें कह रहे हैं ये इमिशन लाइंस दिखाई गई हैं। पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन से लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी प्रेजेंट होंगी। तो एब्जॉर्प्शन हमेशा 1 से होता है, ग्राउंड स्टेट से। तो जो लाइंस 1 तक आई हैं वही, मतलब ग्राउंड स्टेट तक आई हैं, वही वापस इमिशन में, मतलब वो एब्जॉर्प्शन 1 से ही होता है। तो जो लाइंस इमिशन में 1 तक आई हैं इसका मतलब वही एब्जॉर्प्शन में प्रेजेंट होंगी। क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन होता है तो किस स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है, ग्राउंड स्टेट में। तो सारी लाइंस एब्जॉर्प्शन वाली कहाँ से शुरू होंगी, 1 से। तो जितनी लाइनें, मतलब ग्राउंड स्टेट से, तो जितनी लाइनें ग्राउंड स्टेट तक आई हैं वो इमिशन में भी हैं और एब्जॉर्प्शन में भी होंगी। बाकी लाइंस इमिशन में है लेकिन एब्जॉर्प्शन में प्रेजेंट नहीं होंगी। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इफ द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल्ड, वेवलेंथ को डबल कर दिया गया, देन एनर्जी ऑफ फोटोन करिस्पॉन्डिंग टू वेव रेडिएशन। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, hc बाय लैम्डा होता है। लैम्डा को डबल करेंगे तो एनर्जी आधी हो जाएगी, तो विल बी हाफ्ड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर ए सोडियम लाइट द 2 येलो लाइंस अकर एट λ1 एंड λ2 वेवलेंथ। मतलब λ1 λ2 तो वेवलेंथ गिवन है। इफ मीन ऑफ द टू इज टेकन एज इतना, इनका मीन यानी λ1 प्लस λ2/2, इसको आप कह सकते हो 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इससे λ1 प्लस λ2 को आप कह सकते हो 12000 एंगस्ट्रॉम। λ2 माइनस λ1 जो है वो आपको 6 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। जोड़ दोगे तो λ1 कैंसिल, 2 λ2 आ जाएगा 12006 एंगस्ट्रॉम। तो λ2 आ जाएगा 6003 एंगस्ट्रॉम। और λ1 इसी से सॉल्व करेंगे, λ2 की वैल्यू रखेंगे तो λ1 निकल आएगा, और वो सॉल्व करेंगे तो वो 5097 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ये कोई ज़रूरत नहीं थी निकालने की, जब मीन दे दिया गया दोनों का, यानी आप λ1 λ2 को लगभग 6000 मान सकते हैं। मीन का मतलब दोनों को 6000 मान सकते हैं। पूछ रहे हैं एनर्जी डिफरेंस बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ रहा है। एनर्जी हमें मालूम है क्या होती है, 12400 बाई लैम्डा। तो 12400 बाई λ1 माइनस 12400 बाई λ2, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। तो 12400, ये 1/λ1 माइनस 1/λ2, घटा लोगे इनको तो 12400 λ2 माइनस λ1/λ1 λ2। अब नीचे ऊपर तो वैल्यू पता है आपको, 12400 इंटू 6, λ2 माइनस λ1 6 दिया हुआ है आपको। नीचे वाली जो वैल्यू है λ1 λ2 की जो वैल्यू रखनी है वो आप चाहे तो जो आपने निकाली है ये रख लो, 5097 और 6003, और वरना इसकी जरूरत ही नहीं। जब मीन वैल्यू दे दी गई है इनकी तो आप मीन वैल्यू लिख सकते हो दोनों की जगह। तो यहाँ 6000 इंटू 6000 ले सकते हो।
वो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। जब ये करोगे, अच्छा अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है तो 12,400 को लगभग 12,000 मान लो, तो ये 3 0 कट गए, 6 से 6 कट गया, तो ये बचा 12/6000 यानी 12/6 इंटू 10 की पावर -3। तो ये 2 इंटू 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, 2 इंटू 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है an excited hydrogen atom emits a photon of wavelength lambda in returning to the ground state। एक इलेक्ट्रॉन एटम में ग्राउंड स्टेट में लौटता है, हाइड्रोजन एटम में। तो कह रहे हैं आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, तो क्वांटम नंबर n कितना होगा, मतलब n से इलेक्ट्रॉन 1 में आया है और वो जो वेवलेंथ एमिट कर रहा है, फोटोन एमिट किया, उस फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है। तो पूछ रहे हैं n बता दो, आर रेडबर्ग कांस्टेंट लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये होगा। अब कह रहे हैं वो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो n से 1 में आया है, तो जहां आता है वो n1 होता है, जहां से आता है वो n2 होता है। अच्छा Z1 है, हाइड्रोजन एटम है, तो 1/λ इक्वल टू आर और 1 माइनस 1/n स्क्वायर, ये आ जाएगा। इससे 1 माइनस 1/n स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/r λ, 1/n स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1/r λ, यानी 1/n स्क्वायर हो जाएगा r λ माइनस 1/r λ, n स्क्वायर हो जाएगा r λ/r λ माइनस 1, पलट जाएगा, और n लेना है तो रूट ले लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी √r λ/r λ माइनस 1। तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, सॉरी सही ऑप्शन होगा, इसमें तो इंटू में लिखा है, हम लोग का अपॉन आया ना, r λ/r λ माइनस 1, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Which of the following force is responsible for alpha particle scattering? अल्फा पार्टिकल जब टारगेट न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है रिपल्शन के लिए? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, कूलम्बिक फोर्सेस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। A hydrogen atom in the ground state is excited by radiations of wavelength इतने एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है और इसको एक्साइट किया गया, ग्राउंड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और इसको एक फोटोन दिया गया है और ये फोटोन 975 एंगस्ट्रॉम का है। ये क्लास में कई बार आपको बताया है, 975 एंगस्ट्रॉम का फोटोन इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करके फोर्थ ऑर्बिट में भेज देता है। इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी कैसे निकालोगे? 12400/λ, और ये निकालोगे तो ये लगभग 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन को कहां भेज देगा? फोर्थ ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन यहां से फोर्थ ऑर्बिट में चला गया एक्साइटेड स्टेट में। अब कह रहे हैं हाउ मैनी लाइंस विल बी पॉसिबल इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो यहां ये जरूर ध्यान दीजिएगा, विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइंस पूछ रहे हैं, विजिबल। टोटल लाइंस कितनी होंगी? जो फॉर्मूला होता है nn-1/2, वो टोटल लाइंस का अगर आप नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला लगाते हो कि सर ये फोर्थ ऑर्बिट में चला गया, ये 1 2 3 4, यहां तक नहीं, यहां तक जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला गया, है ना। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में चला जाता है? फोर्थ में। तो अब आप कहो सर नंबर ऑफ लाइंस का ये फॉर्मूला होता है nn-1/2, n को आपने 4 रखा इंटू 3/2 यानी 6। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस आएंगी। आपसे वो पूछ रहे हैं केवल वो लाइंस बताओ जो विजिबल स्पेक्ट्रम में है। विजिबल का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में गया और वहां से लौटेगा, तो जैसे ये ऑर्बिट्स बनी है 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, तो जब 4 से लौटेगा विजिबल स्पेक्ट्रम किस उसमें आता है? तो आपको पता है ये बामर सीरीज की जो वेवलेंथ होती हैं वो विजिबल में आती है, बामर सीरीज। तो इसका मतलब बामर सीरीज वाले फोटॉन्स की संख्या पूछ रहा है।
और बामर सीरीज में और बामर सीरीज के लिए फोटॉन कहाँ आना होता है, 2 में, यानी 2 के लिए पूछ रहा है, तो 2 में कहाँ कहाँ से फोटॉन आ सकता है, 4 से 2 और 3 से 2, 2 ही तो आ सकते हैं। तो विजिबल रीजन में केवल 2 फोटॉन्स मिलेंगे, तो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना, इस पे ध्यान देना था। अगला क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इतने, हो तो हमें पता ही होती है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के डबल होती है, और डबल करेंगे तो 2 इंटू -13.6, तो ये आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है ना। द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम, यानी लिथियम प्लस प्लस एटम टू दैट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम कह रहे हैं ड्यूटेरियम की लाइमन सीरीज की पहली लाइन ली गई और डबली आयनाइज्ड लिथियम की लाइमन सीरीज की पहली लाइन ली गई, दोनों की वेवलेंथ का रेशियो बताना है। आपको मालूम है फॉर्मूला ये होता है 1/λ इक्वल टू RZ², हम लोग इसको R इन्फिनिटी लिखते थे, 1/, लाइमन सीरीज की पहली लाइन है तो पहली लाइन कहां होगी, लाइमन सीरीज के लिए 1 में आना होता है, फर्स्ट लाइन है तो कहां से आएगा 2 से 1, तो 2 से 1 आना है, तो 1/1² माइनस 1/2², ये होगा। अब दोनों में लाइमन की फर्स्ट लाइन कह रहे हैं तो ये टर्म तो हो गया कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट भी कांस्टेंट हो गया, तो 1/λ प्रोपोर्शनल टू Z² आ गया, यानी लैम्डा लिथियम प्लस प्लस अपॉन लैम्डा ड्यूटेरियम, इन दोनों का जो होगा वो इक्वल टू होगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो Z ऑफ ड्यूटेरियम बाई Z ऑफ लिथियम, इसका स्क्वायर। ड्यूटेरियम का Z 1 होता है और लिथियम का 3 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1/9। एटॉमिक नंबर Z 1 और 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1:9, यानी सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला। ठीक है ना, तो इस बात पे ध्यान देना है आपको कि जो इस टाइप के क्वेश्चन हो उसमें सीधा जो कांस्टेंट टर्म है वो हटा के प्रोपोर्शनैलिटी लिख लो, फिर रेशियो आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 5 मिलीग्राम्स ऑफ मैटर, 5 मिलीग्राम्स को एनर्जी में कन्वर्ट करो तो कितनी एनर्जी मिलेगी, तो E इक्वल टू mc² से एनर्जी मिलती, मास से एनर्जी इसी तरह से निकलती है, आइंस्टाइन फॉर्मूला। मिलीग्राम है तो उसको 5 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम बन गया, और C होता है 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर कर देंगे, वो 9 आएगा, ये 5 आएगा, तो 45 इंटू ये 10⁻16 माइनस 6 10⁻10 आएगा, तो इतने जूल एनर्जी मिलेगी, यानी सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, 45 इंटू 10⁻10 जूल। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्बिट्स ऑफ एटम इज दी, कह रहे हैं कि किसी एटम के सेकेंड ऑर्बिट की और फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो E है, तो मतलब E4 माइनस E2 इक्वल टू E, ये गिवन है आपको। तो पूछ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। हमें मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला किसी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है -13.6 Z² अपॉन n², और आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 Z², ये होता है। तो इसका मतलब जब आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है मतलब 13.6 इंटू Z² की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप आयनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हो, तो यानी nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन n², ये फॉर्मूला हो गया भाई। 13.6 इंटू Z² आयनाइजेशन एनर्जी है, तो इसकी जगह हमने आयनाइजेशन एनर्जी लिख दिया, तो ये माइनस ए बन गया। अब E4 माइनस E2 इक्वल टू E दिया है, बस वैल्यू रख लो। E4 का मतलब फोर्थ ऑर्बिट, तो E4 मतलब n की जगह 4 रख दो, तो यह आएगा माइनस टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी बाई 4 का स्क्वायर, ये E4 हो गया। ये होगा माइनस टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी बाई 2 का स्क्वायर, ये हो गया, ये इक्वल टू E दिया, तो ये आएगा माइनस टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी को ले लो कॉमन,
तो ये आएगा 1/16 इधर बचेगा और इधर प्लस का 1/4 बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस का बचेगा, तो -1/4 इक्वल टू ई आ गया। तो माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, और ये सॉल्व करोगे तो ये 1/16 माइनस 4/16, तो ये माइनस का 3/16 आएगा इक्वल टू ई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी सॉल्व होकर आ गई 16E/3। तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर्स आए हैं इसमें, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख के, फॉर्मूले याद होने चाहिए और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का यूज है। आगे बढ़ते हैं। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ए प्रोटॉन एंड ड्यूटेरियम आर इक्वल, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, प्रोटॉन की और ड्यूटेरियम की डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है H/mv, तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ये mv लिखेंगे मास ऑफ ड्यूटेरियम इनटू वेलोसिटी ऑफ ड्यूटेरियम, H कैंसिल हो गया, MPVP इक्वल टू आ गया सॉल्व होकर MDVD, ये आ गया। मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है MP ही लेते हैं, प्रोटॉन की वेलोसिटी VP। जो ड्यूटेरियम है इसका मास प्रोटॉन के मास का डबल होता है और वेलोसिटी आपको निकालनी है। MP कैंसिल हो गया, यहां से रेशियो किसका बताना है, प्रोटॉन और ड्यूटेरियम। प्रोटॉन पहले है, ड्यूटेरियम बाद में है, मतलब VP/VD बताना है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A photon of energy 10.2 electron volt corresponds to light of wavelength lambda naught। इसका आपको मैक्स मतलब बताते हैं। इसमें कह रहे हैं एटम फिक्स है, एटम इज फिक्स्ड एटम है, मतलब ये रिकॉइल नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। इसमें एक इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया, ये 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आया, तो जो एनर्जी रिलीज हुई फोटोन की वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। और ये जो वेवलेंथ है फोटोन की वो लैम्डा नॉट है, मतलब इस केस में जो फोटोन निकला वो वेवलेंथ लैम्डा नॉट थी। अब कह रहे हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1 इन ए हाइड्रोजन एटम, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इमिटेड if we take into account the recoil of the atom when the photon is emitted। कह रहे हैं अब सेकेंड केस में एटम इज फ्री टू रिकॉइल, एटम रिकॉइल करने के लिए फ्री है, एटम इज फ्री टू रिकॉइल। अब जब एटम रिकॉइल करने के लिए फ्री होगा, इस तरह से फ्री है एटम, अब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया, तो अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा और एटम रिकॉइल करता है तो यहां जो एनर्जी रिलीज हुई थी, क्लास में पढ़ाया गया है, यहां जो एनर्जी रिलीज होती है E2 - E1, ये जो एनर्जी रिलीज हुई 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन आया, E2 - E1, ये एनर्जी केवल कौन लेता है, फोटोन, यानी ये सीधे hc/λ0 के बराबर होगी। और यहां जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी इसको फोटोन भी लेगा थोड़ा पोर्शन, और थोड़ा पोर्शन एटम में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जाएगा। तो बताओ एनर्जी सेम रिलीज हुई 2 से 1 में, सेम एटम है तो सेम ही एनर्जी रिलीज होगी। तो 2 से 1 आने में एनर्जी सेम रिलीज हुई, लेकिन जब एटम फिक्स था तो इस एनर्जी को केवल फोटोन ले रहा था, पूरी एनर्जी फोटोन ले रहा था। तो जैसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई तो यहां पूरी एनर्जी फोटोन ने ले ली, तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। यहां उसी एनर्जी में बंटवारा हो गया, थोड़ी फोटोन ने ले ली, थोड़ी एटम ने ले ली, तो अब फोटोन को मिलने वाली एनर्जी 10.2 से कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। इसलिए जो उस केस में वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी, तो लैम्डा विल बी ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी पूछते तो कम हो जाती, लेकिन वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इस केस में फोटोन जो निकलेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन वेवलेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो बात समझ में आती है। तो लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम एंड इंटेंसिटी इतने इज इंसिडेंट ऑन ए लाइट सेंसिटिव सरफेस। इतने वेवलेंथ की फोटोन और जिसकी इंटेंसिटी इतनी है वो एक लाइट सेंसिटिव सरफेस पे इंसिडेंट होती है। 1% फोटॉन्स कॉज एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने फोटोन आते हैं लायक फोटोन, उसमें से सफल केवल कितने होते हैं, 1%। तो ये 1% क्या हो गया,
क्वांटम इफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन इमिटिंग इफिशियंसी, ये 1% हो गई, लेकिन हम लोग परसेंट में यूज नहीं करते हैं, तो इसको 0.01 या 10⁻⁻² यूज करेंगे। पूछ रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सरफेस इन वन सरफेस। आसान, 1 सेकेंड, आसान है। आपको बताया नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, ये n होता था। ध्यान करो, क्लास में डिस्कस किया, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड वो n होता था। ये इक्वल टू किसके होता है? नंबर ऑफ सफल फोटॉन्स। सफल फोटॉन्स, सफल फोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? ये होते हैं नंबर ऑफ लायक फोटॉन्स, लायक फोटॉन्स इनटू क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी। और लायक फोटॉन्स इसी के आगे लिख रहे हैं, लायक फोटॉन्स कितने होते हैं? तो वो होता है इंटेंसिटी इनटू एरिया अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इनटू क्वांटम एफिशिएंसी। ये नंबर ऑफ लायक फोटॉन्स को इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या निकल आया? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। ये है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। अगर करंट पूछते तो इसी को ई से मल्टीप्लाई कर देते, फोटो करंट आ जाती। अब इसमें वैल्यू रख लो, वैल्यू रखनी, वैल्यू रखोगे तो इंटेंसिटी आपको दी है 3.98, इसको 4 मानते हैं, चलो 4 बाद में लिख लेंगे। मिली वॉट है तो इसको 10⁻³ कर दिया, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यूनिट लिख लेते हैं जिससे कोई गड़बड़ ना हो, तो वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपको दिया हुआ है सरफेस का 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो एरिया हो गया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हो गया। ऊपर की बातचीत होगी, ईटा जो है वो 10⁻⁻² क्वांटम एफिशिएंसी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वो अलग से निकाल लेते हैं। फोटोन की वेवलेंथ 5000 दी है तो एनर्जी ऑफ फोटोन आप जानते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, चलो यहीं लिख लेते हैं, ये आएगा 12400 अपॉन 5000, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, जूल में आएगा। एसआई सिस्टम में सारी यूनिट होनी चाहिए। कैंसिल कर दो जो हो रहा है, तो देखो यूनिट कैंसिल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब सॉल्व करो, इसको लगभग 4 मान लेंगे तो ऊपर आएगा 4 और ये 10⁻⁴ और -10�5 आ रहा है तो 10⁻⁻1 आएगा। ये 10⁻⁻5 और 4 -1 हो गया। नीचे ये 2 0 2 0 उसको सीधे 12000 मानो तो ये 2 0 2 0 तीनों 0 कट गए, 12/5 आया, 12/5 12/5 तो 5 ऊपर चला गया, ये आ गया, और ये नीचे 1.6 बचा और इंटू 10⁻⁻19 बचा, इसको ऊपर ले गए +19 आ गया। ये ऊपर 20 आएगा और नीचे 12 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी लगभग 20 ही आएगा, तो काट देते हैं। तो 10⁻19 और 10⁻1 मल्टीप्लाई होकर 10⁻18 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ये आंसर आना चाहिए। तो सही ऑप्शन होना चाहिए सेकंड वाला, 10⁻18 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। अगर इसी में फोटो करंट पूछी गई होती तो सीधा ई से मल्टीप्लाई कर देते, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते, I = NE, तो फोटो करंट सॉल्व हो जाती है ना। तो ये हो गया आंसर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद ए लाइट वेव, इस वेव का इक्वेशन दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन जब लिखते हैं तो जो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन था वो y से लिखा जाता था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करके लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। कह रहे हैं इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया गया, उस सरफेस पे इसको फॉल कराया गया जिसका वर्क फंक्शन इतना दिया हुआ था। पूछ रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दो। अब आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए फोटोन की पूरी एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, माइनस वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। घटाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में आ जाएगा। यही तरीका होता है निकालने का। अच्छा, इसके लिए फोटोन की एनर्जी चाहिए। अच्छा, इसमें अब ये नया कुछ ऐसा नहीं सोचना कि ये बड़ा नया आ गया सर, ये क्या दे दिया गया। अरे ये कुछ भी दिया हो, तुम बताओ फोटोन की एनर्जी के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, या तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। ये सोचो ही ना कि ये क्या दिया है, हमें क्या दिया, सोचो, छोड़ो, हमें क्या निकालना है वो देखो। हमें यहाँ फोटोन की एनर्जी पता हो जाए, वर्क फंक्शन पता है ही,
तो आपको सीधे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल आएगा, यानी फोटोन की एनर्जी लिखनी है। और बताओ फोटोन की एनर्जी लिखने का तो एक ही तरीका है ना, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। तो या तो फ्रीक्वेंसी पता हो या लैम्डा पता हो। ये वेव का इक्वेशन दिया है, फ्रीक्वेंसी यहां से निकल जाएगी, आप कंपेयर करो। तो ये वाला इक्वेशन होता था y इक्वल टू, अगर y के फॉर्म में आपको याद दिलाएं, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, तो जो t के साथ मल्टीप्लाई है वो ओमेगा होगा। t के साथ क्या मल्टीप्लाई, देखो बाहर तो ये कॉमन है और इंटू सी भी साथ में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओमेगा डायरेक्ट मिल गया। जो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, वो कितनी आ गई 1.57 इंटू 10⁻7 इंटू सी। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, तो इसको लिख लिया 1.57 इंटू 10⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁸। ये आ गया ओमेगा। अच्छा हमें तो एफ चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा बाई 2 पाई। 2 पाई करेंगे तो 1.57 इंटू 3, और ये 10⁻15 बन चुका है ऊपर, और नीचे 2 पाई करेंगे तो 2 इंटू 3.14। ये 1.57 से कट गया तो ये 3/4 आ गया, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई तो एनर्जी मालूम हो जाएगी। एनर्जी क्या होगी फोटोन की, देखो तो एनर्जी ऑफ फोटोन वो आएगी एच न्यू, लेकिन जब एच न्यू करते हैं तो ये जूल में आती है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो साथ में क्या करना पड़ेगा, ई से डिवाइड कर दो। एच की वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻−34, न्यू की वैल्यू 3/4 इंटू 10⁻15, और ये 1.6 इंटू 10⁻−19। एकदम आसान है, लगभग 1.6 से लगभग 4 गुना चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ऊपर बचा सीधे सीधे 3, नीचे माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 पावर हो जाएगी, 10 की पावर +19 और +15 मिलके 10 की पावर 34 हो जाएगा, 10 की पावर 34 और 10 की पावर -34 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा सीधे सीधे, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो वर्क पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो क्या होता है, फोटोन की एनर्जी वर्क इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो 3 है, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो 1.9 है। 3 में से 1.9 जाएगा तो लगभग 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचे, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन किया गया है, 1.1 बचेगा, सॉरी ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। तो 1.1 के आसपास वाला आंसर 1.2 दिया है, यही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये ग्राफ बने, देख के ग्राफ पहचानते हो, ये फोटो करंट में और पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करते हैं हम लोग लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में, ट्यूब में, वो फोटो सेल में वो है। और इसमें आपको पता है कि यहां से दिख रहा है तीनों की फोटो, जो तीनों की सैचुरेटेड फोटो करंट है वो सेम है, यानी तीनों के लिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम। ये ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को काटता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल बताता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, और दिख रहा है कि 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, उससे कम 2 का है, उससे कम 1 का है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा। तो चूंकि 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ठीक है ना। If hydrogen atom is in first excited state, is at rest, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल में है और रेस्ट में है। नाउ इट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स टू ग्राउंड स्टेट, अब इसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, तो ये जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो फोटोन एमिट करेगा। तो जब इसमें ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का सेकेंड से 1 में, इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो एक फोटोन निकला, फोटोन आगे गया तो एटम रिकॉइल करके पीछे जाएगा। रिकॉइल स्पीड बतानी है कितनी हो, क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है और इसका सीधा फॉर्मूला बताया है आपको। रिकॉइल स्पीड का फॉर्मूला होता है h/m इंटू RZ² 1/n1² - 1/n2²।
N1 वो एनर्जी लेवल है जहां इलेक्ट्रॉन आया है, N2 वो एनर्जी लेवल है जहां से आया है, और ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला होता है रिकॉइल स्पीड का। एग्जैक्ट का कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होगा अपने नीट लेवल पर, ये सब क्लास में डिस्कस किया गया है, वैल्यू रख देंगे। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो Z तो 1 हो गया। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो 6.64 इंटू 10 की पावर -34। हाइड्रोजन एटम का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होगा 1.67 इंटू 10 टू पावर -27। R होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसको हम लोग R इन्फिनिटी लिखते थे। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद है, R इन्फिनिटी की वैल्यू 1/912 एंगस्ट्रॉम होती है, या इसी को मीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 10 टू द पावर 7 आ जाता है ना। 912 एंगस्ट्रॉम को लिखोगे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10 की पावर -10 कर दोगे, -10 ऊपर आ जाएगा, देखो बता देते हैं। इसको लिखोगे 1/912 इंटू 10 की पावर -10, 10 की पावर +10 हो जाएगा ऊपर, नीचे 912। 10 की पावर +10 को 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 7/912 लिख सकते हो। 912 को लगभग 1000 मान लो तो ये कट जाएगा, तो ये लगभग 10 टू द पावर 7 पर मीटर आ जाएगा। तो यहां चूंकि सब कुछ मीटर पर सेकंड में चाहिए तो ये वाली वैल्यू रखनी, तो यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 7। N1 इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिट है जहां इलेक्ट्रॉन को आना है, N2 वो है जहां से आना है। तो क्वेश्चन में दिया है 2 से 1 आया है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2। सॉल्व करना बस। तो V आ जाएगा, देखो ये 4 गुना चला जाएगा तो ऊपर बचेगा 4 इंटू ये 27 ऊपर आएगा प्लस का, 27 7 34 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर केवल 4 बचेगा और वहां बचेगा 1 - 1/4। तो ये 4 इंटू 3/4, 4 4 कट गया तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड के आसपास। 3 के आसपास आंसर केवल थर्ड ऑप्शन है, 3.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो वही सही ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट तरीका है करने का। 3 ग्राफ बने हुए हैं लैम्डा में और 1/√v में। पूछा गया किसका मास का रिलेशन क्या होगा, तो आपसे बताया था जो ग्राफ जितना ऊपर होगा उसका मास उतना कम होगा, तो उसके हिसाब से सबसे ऊपर mb है तो mb का मास सबसे कम होगा। और डेराइव कर सकते हो, लैम्डा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, h/√2m/q डेल्टा v, ये होता है। लैम्डा और 1/√v में ग्राफ बनाया गया है, तो लैम्डा की जगह y लिख दो, 1/√v की जगह x लिख देंगे, तो क्या बचा h/√2m/q, 1/√v की जगह x लिख दिया, ये इक्वेशन आ गई। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा पता है, जो x के साथ लिखा होता है वो स्लोप कहलाता है, तो स्लोप आ गया h/√2m/q। क्वेश्चन में चार्ज की बात नहीं की गई, मास की बात की गई, तो यहां से कह सकते हैं स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। तो जिसका स्लोप सबसे कम होगा उसका मास सबसे ज्यादा होगा, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका मास सबसे कम होगा। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा स्लोप b का है और जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका मास सबसे कम, तो b का मास सबसे कम होगा और b का मास सबसे कम थर्ड ऑप्शन में दिखाया गया। a का स्लोप सबसे कम है तो a का मास सबसे ज्यादा होगा, तो a का मास सबसे ज्यादा वो थर्ड ऑप्शन में है, तो सही एक्सक्यूज मी सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला है सपोज दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एटम इज गिवन बाय दिस। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे दी हुई है, बोर मॉडल अप्लाई किया गया, क्वेश्चन डिस्कस करे हैं क्लास में इस टाइप के बहुत सारे, तो बोर मॉडल अप्लाई किया गया। यहां से दिख रहा है U प्रोपोर्शनल टू 1/r³, फोर्स होता है -du/dr, डिफ्रेंशिएट करोगे तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ आ जाएगा। ये समझाती बात है। कोई कांस्टेंट मान लेते हैं तो फोर्स को c/r⁴ लिख लेते हैं, ये आ गया। पहला स्टेप बताया था, इक्वेशन बनाते हैं। F जो ये फोर्स होता है यही इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो यही F किसका काम करेगा, mv²/r का, तो ये F mv²/r बनेगा। F की जगह लिखेंगे c/r⁴।
ये mv स्क्वायर बाई आर बनेगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कह सकते हैं v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आ गया, ये आ गया। सेकेंड स्टेप बताया था, बोर का क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे, mvr इक्वल टू nh/2π। बाकी सब कांस्टेंट है, हमें वी और एन से मतलब है, एन के साथ रिलेशन पूछा गया है, तो यहां से कह सकते हैं वी आर प्रोपोर्शनल टू एन है, ये हो जाएगा। हमसे रिलेशन किसका पूछा गया, आर का, तो वी को रिप्लेस कर देते हैं, वी स्क्वायर इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो गया, ये होगा। वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है, तो वी स्क्वायर की जगह 1/r³ लिख दिया, इंटू आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो ये 1/r प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आ गया, तो यहां से उल्टा कर दें तो r प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर, सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा। सिर्फ उन टर्म्स को यूज में लीजिए जिनका इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन में, बाकी ये मास और h और 2π बेकार में क्यों कैलकुलेशन बढ़ाएं। तो r प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर का मतलब है सही आंसर होगा सेकेंड वाला, है ना। Consider a metal surface which is able to eject photoelectrons when visible light is incident over it. Visible light गिरती है तो photoelectrons निकलते हैं, visible light मतलब विबग्योर, है ना। तो पूछ रहे हैं which of the following has maximum stopping potential। आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो जिसमें फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। एनर्जी होती है hc/λ, फोटोन की एनर्जी क्या होती है hc/λ, तो जिसका लैम्डा सबसे कम होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो लैम्डा सबसे कम होगा जिसका, उसकी एनर्जी ज्यादा। और आपको मालूम है सारे कलर्स में सबसे कम लैम्डा किसका होता है, वॉयलेट कलर का, तो वॉयलेट कलर के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, है ना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। In a hypothetical atom like that of hydrogen, the mass of electron is doubled। इलेक्ट्रॉन के मास को डबल पूछ कर दिया, तो पूछ रहे हैं एनर्जी पर, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पर और ग्राउंड स्टेट की रेडियस पर क्या असर पड़ेगा हाइड्रोजन एटम में। तो आपको मालूम है ग्राउंड स्टेट का जो रेडियस होता है वो फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट में ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई me² z, और यहां से पता है कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1/m होता है। जब मास को डबल कर देंगे यहां से तो रेडियस आधा हो जाएगा, तो पहले r0 था तो बाद में r0/2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, रेडियस आधा हो जाएगा। एनर्जी जो होती है वो मास के साथ रिलेशन होता है -mz² e⁴ अपॉन 8 ε0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मॉड मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल है, मास डबल कर देंगे एनर्जी का मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ग्राउंड स्टेट में -13.6 था, अब डबल होकर 27.2 हो जाएगा, उस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। A photoelectric cell converts light energy into electrical energy, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो, थर्ड ऑप्शन, है ना। According to Thomson's model, value of electric field intensity at a distance of इतने मीटर from the center while radius is taken as this much for hydrogen atom। अच्छा क्वेश्चन है ये। थॉमसन मॉडल क्या कहता है कि किसी भी एटम के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ रहता है, जैसे वाटरमेलन में लाल वाला हिस्सा होता है वैसे पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ रहता है, ऐसे करके भरा हुआ रहता है। तो ये चूंकि थॉमसन मॉडल को फॉलो करने को कह रहे हैं तो यही मान लेंगे। अच्छा रेडियस उन्होंने आपको दे दिया इसका, वो है 10⁻⁻15 मीटर, ये रेडियस दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं सेंटर से r डिस्टेंस पे, यहां कहीं, कैसे जान गए अंदर है, r की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पूछ रहे हैं 10⁻⁻16,
R हो गया 10⁻⁻16। और देखो ये पावर में -16 लगा है, इसका मतलब ये रेडियस से छोटा है, यानी ये पॉइंट अंदर है। तो समझ लो ये वो वाला केस हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें एक स्फेयर के पूरे वॉल्यूम पे चार्ज होता है और उसके अंदर आपको फील्ड लिखना होता है। क्लास में लिखाया गया है, अंदर फील्ड का फॉर्मूला होता है E=ER <R का फॉर्मूला होता था 1/4πε0 QR/R³। ये फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने। 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁹ आ गया। क्यू जो चार्ज दिया है एटम का, वो आपको मालूम है हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में पॉजिटिव चार्ज एक ही होता है, यानी एक ही प्रोटॉन होता है, तो चार्ज एक प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, और वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। स्मॉल r आपको 10⁻⁻16 मीटर दिया हुआ है, और कैपिटल R 10⁻⁻15 दिया। इसका क्यूब करेंगे 45 हो जाएगा। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 14.4 आ जाएगा, और ये 10 की पावर 19 और 16 35 हो जाएगा। 35 और 45 ऊपर आएगा प्लस का, तो 54, 54 - 35 19 आ जाएगा। तो 19 14.4 इंटू इतने जूल, ये सॉरी इतने वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इतने वोल्ट पर मीटर, ये आंसर आएगा। अब इसी से मिलता जुलता आंसर देखो, 144 लिखा है तो इसको 144 लिखना है, तो 144 लिखोगे तो 10 की पावर 18 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 144 इंटू 10 की पावर 18, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अच्छा था, समझने के लिए अच्छा था, समझ पाओगे तो कर पाओगे। Which of the following statements is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट गलत है किस संबंध में? अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के संबंध में कौन सा गलत है? इट इज बेस्ड अपॉन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये सही है, इसलिए अपना आंसर नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, गलत है। स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यही अपना आंसर है, क्योंकि हमें गलत वाला ही ढूंढना था। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला लिखा स्टॉप सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, ये सही है, तो अपना आंसर नहीं है। फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सही है, इसलिए अपना आंसर नहीं। जो गलत है वो अपना आंसर है, और वो सेकंड ऑप्शन है ना। द लॉग ग्राफ बिटवीन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में और एनर्जी में ग्राफ बनाना। आपको मालूम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/√2me। स्क्वायर करोगे तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√e है, स्क्वायर कर दो तो लैम्डा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/e है। लैम्डा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू e की पावर -1 लिख सकते हो। कोई कांस्टेंट ले लो, चलो, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कोई कांस्टेंट k ले लो, k इंटू ई की पावर -1। लॉग ले लो, लॉग लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लॉग k ई की पावर -1, ये आ जाएगा। लॉग लैम्डा स्क्वायर में 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 लॉग लैम्डा हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, पावर बाहर निकल आती है, पता है हम लोगों को। उधर करेंगे तो लॉग के, लॉग ए बी वाली प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग के प्लस लॉग ई की पावर -1 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 लॉग लैम्डा इक्वल टू लॉग के माइनस लॉग ई, ये आ गया। अब ये जो आंसर आया, इस आंसर में आप ध्यान से समझो, तो लॉग लैम्डा को वाई एक्सिस पे लिया गया है, तो 2y, लॉग के तो कांस्टेंट, इसको c लिख लिया, लॉग ई को x एक्सिस पे लिया गया, इसको -8 लिख लिया, तो y इक्वल टू -1/2x प्लस c/2। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। स्लोप नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव किसमें किसमें है चेक करो, तो इसमें देखो ये नीचे जाएगा तो y एक्सिस को नीचे काटेगा, ये नहीं हो सकता। इसमें पॉजिटिव है, इसमें y इंटरसेप्ट 0 है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, स्लोप कैसा है? नेगेटिव। इसमें देखो लाइन का x एक्सिस से एंगल 90 से छोटा बन रहा है, यानी स्लोप पॉजिटिव है, तो ये नहीं हो सकता। ये आंसर हो जाए, है ना। बाई चांस आपसे पूछ लेते हैं कि ये बता दो इसका स्लोप कितना है, तो हम कहेंगे स्लोप जो है, अगर ये एंगल थीटा है
तो स्लोप tan थीटा होगा, और tan थीटा की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, -1/2। थीटा पूछ लेते तो वो हो जाता tan इनवर्स -1/2, ठीक है ना। An electron is accelerated through a potential difference of 64 volt. द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो सीधा फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखते हैं, 12.27 अपॉन √v, और ये आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में। तो 12.27 अपॉन √64, ये 8 आ जाएगा। 12.27 को 8 से भाग करोगे लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग वाला एक ही आंसर है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। Given below are two statements, सही स्टेटमेंट चुनना। The wave and the particle aspects are both necessary for a complete description of light. कहना लाइट को पूरी तरह एक्सप्लेन करने के लिए उसका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों जरूरी हैं, तो सही बात है ये, तो ये स्टेटमेंट सही है। The wave and particle nature aspects, wave and particle aspects cannot be revealed simultaneously in a single experiment. एक अकेले एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों रिवील नहीं होंगे, है ना। जैसे आप जानते हो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब कौन सा नेचर रिवील करते हैं, पार्टिकल वेव नेचर। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, ये सब कौन सा नेचर रिवील करते हैं, पार्टिकल नेचर। तो ये सही है, तो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट दोनों सही है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर एटम इज आर। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस आर है, द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट क्या होगा। आपको मालूम है nth ऑर्बिट में रेडियस का फॉर्मूला होता है r0n²/z। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस लेना है तो n = 2 रख देंगे, तो सेकेंड ऑर्बिट में n = 2, रेडियस r दी है। सेकेंड ऑर्बिट है तो n की जगह 2 रख देंगे, तो 2² ये हो गया। कहना थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस r' मान लेते हैं, n की जगह 3 रख देंगे, तो 3² डिवाइड कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा यही करते हैं, डिवाइड करेंगे तो r/r' ये आएगा, उधर r0/z से r0/z कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 नीचे 9, तो r' आ जाएगा 9r/4। सही ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, 9r/4, ठीक है ना। तो इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। An electron moving with a velocity of 10⁶ meter per second in the x direction enters a region of uniform magnetic field इतने in y direction। एक मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन x डायरेक्शन से इसमें एंटर करता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर करता है। अब ये लिखा नहीं कि कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है कि किस तरह आ रहा है, तो कोई भी एंगल मान लेते हैं, किसी वेलोसिटी से इधर एंटर करता है। पूछना देन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, यानी जब ये बाहर था तब जो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी, और जब ये अंदर आ जाएगा तब जो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी, उसमें क्या अंतर होगा, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा। तो आपको मालूम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा = h/mv। h तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पार्टिकल का मास भी कांस्टेंट है, तो यानी v बदलेगा तो लैम्डा बदलेगा, v नहीं बदलेगा तो लैम्डा नहीं बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज का सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल सकता है, उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करा सकता। तो जो मूविंग चार्ज की नेट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। कंपोनेंट्स बदल जाएंगे, डायरेक्शन बदल जाएगा, लेकिन नेट मैग्नीट्यूड, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो किसी भी वक्त सेम रहेगा। और जब v चेंज ही नहीं होता तो लैम्डा क्यों चेंज होने लगा, तो लैम्डा भी चेंज नहीं होगा, तो आंसर होगा द वेवलेंथ रिमेन्स द सेम, है ना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, सही है। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, फोटो करंट बढ़ जाएगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी उस पर असर नहीं पड़ेगा। इन द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, कहने सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, ये भी सही बात है, बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं क्लास में, तो दोनों सही हैं।
लेकिन रीजन में जो लिखा है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं। एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था कि काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी ऑफ फोटोन का इस्तेमाल होता है, और एनर्जी ऑफ फोटोन संख्या बढ़ाने से थोड़ी ना बढ़ेगी। एक फोटोन आए चाहे 100 आए, इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, और इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी तब बढ़ेगी जब आप फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ा दोगे। इंटेंसिटी से तो संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन हर फोटोन का इंडिविजुअली एनर्जी तो वही रहेगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। तो रीजन इस टाइप का कुछ होना चाहिए था, इसमें ऐसा नहीं लिखा है। तो ए और आर दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतने। सर्कुलर पाथ का रेडियस ये दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 0.8 लगभग मान लें, इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी 8 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू 0.25 दी हुई है, इसको 1/4 लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये साइज सिस्टम में है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ। ये क्लास में लिखा चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है H/QBr। फॉर्मूला लगा देंगे सीधे। H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। Q है अल्फा पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल चार्ज होगा, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये चार्ज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड 1/4 दिया है, ये हो गया, और रेडियस दी है 8 इंटू 10⁻⁻3, ये हो गया। अब ये सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा, देखो ये 16 से 4 गुना मान सकते हैं, चला जाएगा, है ना। ये 4 से ये गया 2, और 2 इंटू 2 ये भी 4 हो गया, ये सब गए कट, तो आंसर बचेगा, ऊपर आएगा -34 और नीचे आएगा -22। 19 और 3 22, 22 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻12 मीटर आएगा। इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो 10⁻12 इंटू 10⁻10 कर देंगे तो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये आएगा 10⁻2 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.01 एंगस्ट्रॉम। सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इसमें, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे तो पेपर में ऐसा पूरा बैलेंस रखा गया, इस ध्यान में रख के पेपर बनाया है कि अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है सोचने या कैलकुलेट करने में, कैलकुलेशन करने में, तो बाकी क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ओवरऑल टाइम बैलेंस रहेगा। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तब काइनेटिक एनर्जी के साथ आप जानते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये रिलेशन होता है √2me। ई घटाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा, तो लैम्डा इंक्रीजेस, ठीक है ना। A photon when accelerated through a potential difference, proton when accelerated through a potential difference of v volt has a wavelength lambda। प्रोटॉन को जब v वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो वेवलेंथ लैम्डा आ रही, तो पूछना अगर अल्फा पार्टिकल ले लें और उसकी भी वेवलेंथ सेम चाहिए तो कितने वोल्टेज से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो देखो आपको मालूम है ये वाला रिलेशन आप सबको पता है, ये होता है। अब जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, क्या क्या बोल रहे हैं कांस्टेंट, देखो h कांस्टेंट, इसको छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया, है ना, लैम्डा कांस्टेंट इसको छोड़ दिया। क्या बदलेगा प्रोटॉन में, अल्फा पार्टिकल में मास बदल जाएगा, चार्ज बदल जाएगा, और v तो पूछा ही है, तो इसका मतलब यहां से कह सकते हैं √mqv ये कांस्टेंट हो गया, और ये कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, मतलब mqv कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑफ अल्फा इंटू पोटेंशियल ऑफ अल्फा। वैल्यू रख दो। प्रोटॉन का मास mp ही ले लेते हैं, प्रोटॉन का चार्ज e हो जाएगा, प्रोटॉन पे पोटेंशियल v लगाया गया था, लिखा था ये। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना होगा,
चार्ज दो गुना होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का, और वी अल्फा निकालना है। mp इंटू ई से mp इंटू ई कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू आ गया 8 वी अल्फा। तो v अल्फा आ जाएगा v बाई 8, यानी अल्फा पार्टिकल में उतना ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ पाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस v बाई 8 यानी 1/8 टाइम्स लगाना पड़ेगा। तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए फास्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है लेकिन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। If the thermal energy of a monatomic gas molecule of mass m and temperature T Kelvin is of the order of इतने, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है F/2 kT, तो F/2 kT, 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? h अपॉन अंडर रूट mf kT, तो h अपॉन अंडर रूट mf kT, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लास में करा हम लोगों ने, वहां एनर्जी तो कौन क्या लेते थे 3/2 kT, यहाँ 3 ना देकर उन्होंने f दे दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 3/2 kT की जगह F/2 kT हो गया। और वैसे भी हमसे क्या मतलब, क्या दिया ही की वैल्यू रख देंगे, जो दिया होगा अपने आप आंसर आ जाएगा। द एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -1.5। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी इतनी, और आप याद करो एनर्जी कितनी होती, ग्राउंड स्टेट में होती है -13.6, थोड़ा ऊपर चले जाएं सेकेंड स्टेट में होती है -3.4, और ऊपर चले जाएं तो -1.51, यानी -1.51 का मतलब थर्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है। स्टेट बोलेंगे तो थर्ड बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे तो थर्ड बोलेंगे, और अगर एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा, बताओ थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, और चूंकि थर्ड ऑर्बिट में है तो 3h/2π, तो आंसर हो जाएगा 3h/2π, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। The de Broglie wavelength associated with a material particle when it is accelerated through a potential difference of 150 volt, 150 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो इतना आया। The de Broglie wavelength with same particle when it is accelerated through a potential difference of 1350 वोल्ट। आपको मालूम है लैम्डा का फॉर्मूला होता है h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू डेल्टा वी। h कांस्टेंट है, सेम पार्टिकल को बोल रहे हैं, सेम पार्टिकल, तो जब सेम पार्टिकल है तो मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, तो सीधा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√डेल्टा वी हो गया। यहां से कह सकते हैं λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू अंडर रूट बाद वाला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन पहले वाला, लिख सकते हैं। शुरू में जो वेवलेंथ थी वो 1 एंगस्ट्रॉम थी, बाद वाली निकालनी है। बाद वाला पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है 1350 वोल्ट, और पहले वाला जो था वो 150 था, 0 0 कट गया, तो 1/λ2 ये डिवाइड करेंगे तो ऊपर 9 टाइम्स आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 1/λ2 आ गया 3, तो λ2 आ जाएगा 1/3 एंगस्ट्रॉम। तो सही आंसर हो जाएगा 1/3 एंगस्ट्रॉम, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। Photo electrons of energy this are emitted from a metal surface when photons of energy this are incident। तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी होती है k max एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी 2 दी है, एनर्जी ऑफ फोटोन 5 दी है, तो वर्क फंक्शन सॉल्व हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहे हैं व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, दोबारा एनर्जी निकाल ली, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो। जब एनर्जी लिखते हैं इसका मतलब वो मैक्सिमम एनर्जी होगी, उसके अलावा एनर्जी हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। तो एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, और जब फोटोन की एनर्जी 6 है, अच्छा वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता 3 था, 3 ही रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, उसमें कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल द वेवलेंथ बी मिनिमम। किस केस में वेवलेंथ मिनिमम होगी। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो एक डायग्राम बना लो आप, मतलब सॉरी फॉर्मूला लिख लो, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत ही लेंदी और मेहनत पड़ने वाला काम हो जाएगा, फिर कंपेयर करना मुश्किल होगा। सबसे आसान तरीका बताया था, एनर्जी लेवल बना लो, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट और सेकंड में गैप सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड और थर्ड में गैप थोड़ा कम होगा, थर्ड और फोर्थ में गैप थोड़ा और कम होगा, फोर्थ और फिफ्थ में गैप थोड़ा और कम होगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे गैप कम होता जाएगा, है ना। अब ट्रांजिशन बना लो, ट्रांजिशन दिखाओ। पहला 5 से 3 हुआ है तो 5 से 3 ये ट्रांजिशन होगा। दूसरा हुआ है 4 से 2 तो 4 से 2 ये ट्रांजिशन होगा। तीसरा हुआ है 4 से 3 तो 4 से 3 ये ट्रांजिशन होगा। चौथा हुआ है 3 से 1, 3 से 1 ये ट्रांजिशन होगा। अब ये हमने आपको बताया था कि जो निकलने वाले फोटोन की एनर्जी या लैम्डा होता है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस जो इमिशन स्पेक्ट्रल लाइन है इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन वेवलेंथ उतनी कम हो जाएगी। तो जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। इसमें यही पूछा गया है किसका वेवलेंथ मिनिमम होगा, तो वेवलेंथ उसका मिनिमम होगा जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा है। और लेंथ सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है आपको, 3 से 1, तो सही आंसर हो जाएगा 3 से 1। लेंथ सबसे ज़्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी और यही पूछा जा रहा है ना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3 to 1। A deuteron is accelerated through a potential difference of 500 वोल्ट। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन बोलते हैं और ये सब बहुत बातें हम अच्छी तरह जानते हैं। इसका चार्ज जो होता है E होता है, लेकिन मास प्रोटॉन के मास का दुगना होता है। The potential through which a singly ionized helium ion to be accelerated for the same de Broglie wavelength। de Broglie wavelength सेम हो तो इसके कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करें, ये वाला क्वेश्चन और पिछला जो अभी कराया था सेम ही क्वेश्चन तो हैं दोनों। ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल में कहा गया था वेवलेंथ सेम होनी है, तो प्रोटॉन का पोटेंशियल V था तो अल्फा का बता दो। और ये वाला क्वेश्चन एकदम सेम है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन पीछे था शायद, काफी पीछे था क्या, ये वाला। इसमें कहा गया था प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कुछ है, हम कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल का भी उतना है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। जो इसमें किया था MP QP VP इक्वल टू M अल्फा Q अल्फा V अल्फा, सेम वही उसमें करना है, तो उसको अपने आप कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ये कौन सा नंबर था, कौन सा नंबर था ये वाला, 34। तो 34 में वही है जो 41 में है, ये 41 में वही करना है जो 34 में करके आए हो, तो सेम एज 34। आंसर बता दो क्या आ रहा है इसका। 125, उसी तरह से कर लेंगे, ठीक है ना। पहले का मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल इक्वल टू दूसरे का मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो ड्यूटेरॉन का मास इंटू ड्यूटेरॉन का चार्ज इंटू ड्यूटेरॉन का पोटेंशियल इक्वल टू लिथियम का मास इंटू लिथियम का चार्ज इंटू लिथियम का पोटेंशियल। ये पता है लिथियम है सिंगली, सॉरी हीलियम है, हीलियम में सिंगली आयनाइज्ड हीलियम मतलब हीलियम प्लस, तो चार्ज होता है 2e और मास होता है 4mp। दोनों का चार्ज और मास पता है, वैल्यू रखनी, निकल आएगा 125 आएगा। द वर्क फंक्शन ऑफ ए मटेरियल इज इतने, y नॉट हो गया, एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए रेडिएशन इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस इतने, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना हो गया। एनर्जी बता दो, तो सिंपल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। स्टॉपिंग पोटेंशियल 4.2 दिया है,
वर्क फंक्शन 5.3 दिया है, तो एनर्जी हो जाएगी 4.2 प्लस 5.3 यानी 9.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, है ना। व्हेन लाइट ऑफ इंटेंसिटी 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, आई हो गया, एंड वेवलेंथ ये हो गई, लैम्डा हो गया, is incident on a surface, it is completely absorbed by the surface. If 100 photons emit 1 electron, ये जो लिखा है 100 photons emit 1 electron, मतलब 100 फोटोनों से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इफिशियंसी क्या हो गई, इफिशियंसी हो गई एक इलेक्ट्रॉन निकलता है 100 से, यानी इफिशियंसी हो गई 10 टू द पावर -2। परसेंटेज इफिशियंसी निकालना होता तो 1% बोलते, वैसे निकालना है तो ये 10 की पावर -2 हो गई। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, पूछ रहे हैं फोटो करंट बता दो। सेम क्वेश्चन पीछे अभी करा चुके हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, याद करो। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ सफल फोटॉन्स। नंबर ऑफ सफल फोटॉन्स क्या होते थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड इनटू क्वांटम एफिशिएंसी। और करंट हो जाएगा तो आई इक्वल टू एन ही हो जाएगा, करंट निकालनी है तो वैल्यू रखनी है सिर्फ। वैसे तो कर सकते हो, सेम क्वेश्चन करा चुके हैं पीछे, बता देते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एन होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं आई ए अपॉन इंटू ईटा अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। ये हो गया एनपीएच, ईटा लिख ही दिया, ई से मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू रखो। इंटेंसिटी आपको 1 दी हुई है, एरिया आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। ईटा हमने 10 की पावर 2, क्वांटम एफिशिएंसी दी हुई है 10 की पावर -2। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 -19। और फोटोन की एनर्जी इस बार वेवलेंथ मीटर में दी है, जब वेवलेंथ मीटर में है तो एनर्जी डायरेक्ट जूल में आ जाती है, क्या होती है 2 इंटू 10 की पावर -25 अपॉन लैम्डा इन मीटर। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -18, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो एनर्जी आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये कैंसिल हो जाएगा सीधे, 1.6 को 4 से भाग दे दोगे तो ये 0.4 आ जाएगा, 0.4, और 10 की पावर में बचेगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 बचेगा, 0.4 इंटू 10 की पावर 2, है ना। और ये कुछ हम लोगों ने डाटा गड़बड़ लिखा है क्या, इंटेंसिटी तो ठीक है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा ये 10 की पावर -4 होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -4 आएगा ना, -4, तो ये -4 होगा, तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, -4 -2, इतने एम्पियर करंट आई। माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -6 छोड़ दो, तो इतने माइक्रो एम्पियर, तो 0.4 माइक्रो एम्पियर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा 0.4 माइक्रो एम्पियर। ये क्लियर हो जाएगी बात ये। तो पिछला क्वेश्चन ये वाला सेम ही है, बस पिछले में एन पूछा गया था, इस बार करंट पूछी गई है, तो करंट के लिए एन इंटू ई कर देंगे, करंट निकल आएगी। The de Broglie wavelength associated with a particle of mass 2 kg moving with a velocity of 100, तो लैम्डा होता है h/mv, h की वैल्यू 6.64 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, मास दिया है 2 और वेलोसिटी दी हुई है 100। ये कटेगा तो 3.32 इंटू 10 की पावर -36 मीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी, 3.3 इंटू 10 की पावर -36। सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए फॉल्स ऑन प्लेट ए एंड लैम्डा बी फॉल्स ऑन प्लेट बी। दो आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं, आइडेंटिकल हैं यानी दोनों का वर्क फंक्शन सेम है, दोनों पे लाइट फॉल करती है अलग अलग, है ना।
इस पे फॉल करती है लैम्डा ए और ये लैम्डा बी के दुगना है, ये दिया हुआ है। इस पे फॉल करती है लैम्डा बी, मतलब इस पे जो फोटॉन आते हैं बी पर वो उनसे डबल वेवलेंथ है ए वालों की, ये दिया हुआ है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के होती है, इसमें जो निकलते हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बी होती है। पूछना रिलेशन क्या होगा, आपको सिखाया गया था जब वेवलेंथ को डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आधे से कम हो जाती है, याद है हम लोगों को। तो यहां वेवलेंथ को डबल किया गया है, किसमें, बी से डबल करके ए में कर दिया गया है। इसमें वेवलेंथ ज्यादा है ए में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। वेवलेंथ ज्यादा है तो फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब कितनी कम होती, तो बताया था जब वेवलेंथ को डबल करते हैं तो एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो जब कम होगी तो कितने से कम हो जाएगी, जैसे बी से डबल ए में कर दिया, तो जब वेवलेंथ डबल करेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो ए की एनर्जी कम होगी। अब इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैसे एक ही ऑप्शन है जहां ए की एनर्जी कम दी हुई है, के लेस देन के बी बाई टू। अच्छा ये कहो सर ये कैसे डेराइव होकर आया के लेस देन के बी बाई टू, तो याद करो क्लास में लिखाया है, फ्रीक्वेंसी को डबल करो तो काइनेटिक एनर्जी पुरानी काइनेटिक एनर्जी के दुगने से ज्यादा हो जाती है, नई काइनेटिक एनर्जी पुरानी के दुगने से ज्यादा हो जाती है। वैसे ही वेवलेंथ को डबल करो तो नई काइनेटिक एनर्जी पुराने के दुगने से कम हो जाती है, आधे से कम हो जाती है। बात समझ में आई। तो ये चीज आपको हमने लिखाई है कि जब वेवलेंथ को डबल करते हैं, डिराइव कर देते हैं। चलो एक बार, जैसे यहां वेवलेंथ लैम्डा थी, अब डबल कर दिया, ये लैम्डा बी थी और इसको डबल कर दिया, 2 लैम्डा बी कर दिया। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी के बी, वो क्या होगी, एच सी बाई लैम्डा बी माइनस फाई नॉट। के जो होगी वो क्या होगी, एच सी बाई लैम्डा 2 लैम्डा बी माइनस फाई नॉट। इसको बताया था कैसे लिखते हैं, इसको हम 1/2 बाहर ले लेते हैं और अंदर ब्रैकेट कैसा डेवलप कर लेते हैं कि वो के, क्योंकि हमें आंसर के बी के फॉर्म में चाहिए, तो अंदर के बी की ये वैल्यू है तो ब्रैकेट के अंदर के बी लिख लिया। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो ये 1/2 एच सी बाई लैम्डा बी, वो जो यहाँ था वही आ जाएगा, लेकिन और दूसरा टर्म क्या आएगा, -1/2 फाई नॉट, जबकि यहाँ तो माइनस फाई नॉट है। तो इसका मतलब इसमें माइनस का 1/2 फाई नॉट और ऐड करना पड़ेगा। अब देखो सेम आ जाएंगे दोनों, ब्रैकेट खोलो, ये आएगा -φ0/2 और -φ0/2, ये मिलकर -φ0 हो जाएगा। ये के आ गया। अब वैल्यू रखोगे तो के इक्वल टू क्या आया बताओ, ये के बी है, तो के बी बाई टू -φ0/2, यानी नई काइनेटिक एनर्जी पुरानी काइनेटिक एनर्जी के आधे से कम हो गई। ये तो बताया था आधे से कम, यानी के लेस देन के बी बाई टू है, ये है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, के लेस देन के बी बाई टू, ये आंसर आ गया। के जो है वो के बी के आधे से कम होगी, ये आ जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हो, के बी जो है वो 2k हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2k के बी से कम होगा। किसी भी फॉर्म में ऑप्शन लिखे जा सकते हैं, यही लिखा हुआ इधर। के जो है वो भाई देखो -φ0/2 को छुपा लो, इसको छुपा लेते हैं, -φ0/2 को छुपा लेते हैं, तो बताओ के अगर ये ना होता तो के और के बी बाई टू बराबर होते, ये माइनस कर दिया तो अब के बी बाई टू से क्या हो गया, कम हो गया, तो के बी बाई टू से कम हो गया। इतना समझ आया। अब इसको आगे मैथ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 2k लेस देन के बी हो गया, यानी के बी बड़ा है 2k छोटा, उल्टा करके लिख दिया, तो के बी बड़ा है 2k छोटा। ये तो ऑप्शन दिया हुआ है, के लेस देन के बी बाई टू, यही तो ऑप्शन दिया हुआ है और यही हम लोगों ने निकाला, के लेस देन के बी बाई टू। के जो है के बी के आधे से कम होगा और यहां भी यही लिखा है के लेस देन के बी बाई टू। लेकिन एग्जाम में अगर आप टेस्ट में ये क्वेश्चन कर रहे थे तो इस मेहनत की जरूरत ही नहीं थी, के कम होगा ऐसे ही पता लग गया, लैम्डा ए में लैम्डा ज्यादा है तो ए का के कम हो जाएगा। अब ए का के कम केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। अब जैसे अच्छा क्वेश्चन कब बनता,
जब k लेस देन के बी बाई 2, k लेस देन 2 के बी, k लेस देन के बी बाई 3, कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए होते, या और अच्छा बताना था तो k के बी बाई 2 से कितना कम है, तो जैसे हमने डिराइव किया k के बी बाई 2 से कम तो है, कितना कम है, फाई नॉट बाई 2, तो k के बी के आधे से कितना कम है, फाई नॉट बाई 2, k के बी के आधे से कम है, पहली बात ये हो गई, कितना कम है, फाई नॉट बाई 2 कम है, तो और बेटर क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये आपका, तो k लेस देन के बी बाई 2 ये ऑप्शन हो गया, k लेस देन के बी बाई 2 ये डिराइव हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। तो ये था आपका पेपर, है ना। इसको बढ़िया से देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला था, इक्वेशन दी थी वेव की, वैसा क्वेश्चन आ जाए तो अब ध्यान कर लो कि उसमें घबराना नहीं है, बस वेव की इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फिर जैसे क्वेश्चन करते थे वैसे करेंगे, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।